हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 स्टैंडर्ड का जो सोशल साइंस का बुक है, 8 स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी बोर्ड का जो नया बुक आया है, इसमें से इस बुक में से चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, ये जो चैप्टर है इसका ये 6th पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिस्टेंस टू द मुगल्स, मुगलों का विरोध। ये पॉइंट आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। और ये आपको बता दो कि ये 6 पार्ट है और मैंने ये पूरा चैप्टर 7 पार्ट में फिनिश किया है और इसका मास्टर वीडियो भी अपलोड किया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे। रेसिस्टेंस टू द मुगल्स, मुगलों का विरोध, इस पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए। रेसिस्टेंस टू द मुगल्स, मुगलों का विरोध किस तरह से हुआ, देखिए क्या दिया है शुरुआत में। Let us survey some of the major rebellions that ended up eroding the Mughal power, keeping the special case of Marathas for the next chapter. अभी बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए जिसकी वजह से जो मुग़ल है वो धीरे धीरे उनकी शक्ति जो है वो कमज़ोर होती गई। अंडरस्टैंड, इरोड मीन्स कमज़ोर होती जाना या फिर ख़त्म होती जाना, ऐसे कुछ विद्रोह हुए मुग़ल टाइम पीरियड के टाइम पे। उसमें से जो स्पेशल केस है मराठास की, वो हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इसमें कुछ रिबेलियंस के बारे में समझेंगे हम जो मुगलों के खिलाफ हुए, उसके बारे में क्या दिया देखिए। ओवर द सेंचुरीज मेनी पीजेंट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट हार्श एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स वी नो दैट शोषण, तो हार्श मीन्स बहुत कड़ा या फिर अत्यधिक ऐसा जो उनका शोषण हो रहा था, किसका, बहुत सारे पीजेंट्स का, किसान समुदाय का। तो उन्होंने क्या किया, तो इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ वो उठ खड़े हो गए। एक एग्जाम्पल है, वन सच केस इन द 17th century involves the Jat peasantry in the present day western Uttar Pradesh, Haryana and eastern Rajasthan who managed to kill an oppressive officer of the Mughal administration. अभी एक एग्जाम्पल है 17th century का, जो आप उसको देख सकते हैं कि जो जाट किसान हैं उनका ये उदाहरण हमें दिया गया है 17th सेंचुरी का। अभी ये जो जाट पीजेंट्री है, फिर जाट के जो किसान हैं वो कहाँ रहते हैं आज के दिनों में, तो आज के दिनों का जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, यहाँ से ये बिलोंग करते हैं जाट पीजेंट्री। तो उन्होंने क्या किया देखो, एक जो क्रूर ऐसा अफसर था उसकी हत्या कर दी। ऑपरेसिव ऑफिसर जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी उन्होंने हत्या कर दी। इन अ सब्सिक्वेंट बैटल 20,000 men confronted the Mughal army and fought valiantly, but their Jat leader was killed and the rebellion suppressed. इसके बाद एक युद्ध हुआ, जब इनके बीच युद्ध हुआ तो नियर अबाउट 20,000 जो जाट किसान थे उन्होंने मुग़ल सेना का डट कर मुकाबला किया। लेकिन इस लड़ाई में क्या हो गया, तो उनका जो नेता था जाट लीडर, वो उसकी मौत हो गई। इसकी वजह से ये विद्रोह जो है वो दबा दिया गया। सप्रेस मीन्स दबा देना, इस विद्रोह को उन्होंने दबा दिया मुगलों ने। और इसके बाद मेनी ट्राइबल ग्रुप्स, द भील्स, गोंड्स, संथाल्स, कोच फॉर इंस्टेंस ऑल्सो फॉट बैक अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू एनेक्स देयर टेरिटरी और इम्पोज टैक्सेस ऑन देम। बहुत सारे से आदिवासी समुदाय जिसमें भील्स, गोंड हो गए, भील हो गए, संथाल हो गए, कोच हो गए, इन्होंने भी क्या किया, तो उनके इलाकों पर कब्जा करने की जो कोशिश की जा रही थी मुगलों द्वारा और उन पर जो कर वसूलने की जो कोशिश की जा रही थी, इसका इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर उसका विरोध किया। While some of these groups were subdued or gradually integrated into the Delhi Sultanate or the Mughal Empire. ओके, कुछ जो आदिवासी समूह है वो धीरे धीरे, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल साम्राज्य में वो शामिल हो गए। अदर्स स्पेशली दोज इनहैबिटिंग फॉरेस्टेड, हिली और रिमोट रीजन्स मैनेज टू मेंटेन सम डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। मगर अब जो जंगलों में रहते थे, पहाड़ियों में रहते थे और दूर दराज की जो इलाके हैं, रिमोट रीजन जिसे बोला गया है, तो रिमोट रीजन्स मीन्स दूर दराज की जो इलाके वहाँ पे रहते थे, उन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता है वो काफ़ी हद तक उन्होंने बनाए रखी। इंडिपेंडेंस उन्होंने खुद का बनाए रखा कुछ हद तक। उसके बाद यह देखो, रानी दुर्गावती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो आप समझेंगे। रानी दुर्गावती इज रिमेंबर एज अ वैलियंट क्वीन ऑफ द गरहा किंगडम, वन ऑफ द गोंड किंगडम्स इन सेंट्रल इंडिया। रानी दुर्गावती जो है वो गोंड राज्य
गढ़ा की एक बहादुर ऐसी वो रानी थी, वैलेंट बहादुर ऐसी वो रानी थी, अंडरस्टैंड, सेंट्रल इंडिया में। उसके बाद दिया देखो, फ्रॉम ऑल अकाउंट्स शी रूल्ड वाइजली एंड मेड हर किंगडम प्रॉस्परस। अभी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया, तो समझदारी से उन्होंने शासन किया, ओके, वाइज मीन्स समझदारी भरा उन्होंने शासन किया, और अपने उनका जो खुद का राज्य है उसमें प्रॉस्पेरस मीन्स उसे समृद्ध बनाए रखा। किसने? रानी दुर्गावती ने। शी केप्ट एन आर्मी ऑफ 20,000 सोल्जर्स एंड 1,000 एलिफेंट्स विथ विच शी रिपेल्ड सेवरल अटेम्प्टेड इन्वेंशंस। उसकी सेना में लगभग 20,000 मीन्स 20,000 सैनिक थे और 1,000 हाथी थे। इसकी वजह से उन्होंने कई आक्रमणों को रोका था, रानी दुर्गावती जी इन्होंने। आगे दिया देखो, When a general sent by Akbar attacked her kingdom in 1564, despite being outnumbered and outmatched in weaponry, she led her troops and fought bravely. जब क्या किया अकबर ने 1564 को एक सेनापति को उन पर हमला करने के लिए भेज दिया, तब उनकी सेना और उनके जो हथियार थे वो कमज़ोर थे या फिर वो ज़्यादा नहीं थे, अंडरस्टैंड। इवन आफ्टर शी लेड हर ट्रूप एंड फॉट ब्रेवली, फिर भी उन्होंने क्या किया, तो खुद की सेना का नेतृत्व किया और साहस से वो लड़ी। कौन? रानी दुर्गावती जी। वाउंडेड शी टुक हर ओन लाइफ ऑन द बैटल फील्ड टू अवॉइड कैप्चर। घायल होने के बाद उन्होंने क्या किया, तो पकड़े जाने के बजाय युद्ध भूमि पर ही अपने प्राण त्याग दिए, अंडरस्टैंड। कैप्चर नहीं होना है, युद्धबंदी नहीं होना है, तो उन्होंने खुद को उसमें ही सेक्रीफाइस कर दिया, खुद की लाइफ को। शी वॉज ओनली 40, तब उनकी उम्र केवल 40 साल थी। हर सेक्रीफाइस बिकेम अ सिंबल ऑफ रीजनल प्राइड एंड रेसिस्टेंस एंड शी स्टिल रेवर्ड एज हीरोइक फिगर इन इंडियन हिस्ट्री। उनका जो बलिदान था, ओके, रानी दुर्गावती जी का जो बलिदान रहा, अंडरस्टैंड, इसकी वजह से वो एक सिंबल बन गई रीजनल प्राइड और रेसिस्टेंस की, क्षेत्रीय गौरव और विरोध का वो सिंबल बन गई, प्रतीक बन गई। कौन? रानी रुद्रावती जी। एंड शी स्टिल रेवर्ड एज हीरोइक फिगर इन इंडियन हिस्ट्री। आज भी उन्हें भारतीय इतिहास की एक वीरांगना के रूप में उन्हें याद किया जाता है। हीरोइक फिगर में वीरांगना के रूप में उन्हें याद किया जाता है। और ये कुछ उनका ये स्टैचू है, देखो आप देख सकते हैं, एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जी का ये इमेज आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंड। आगे देखिए, सर्च ऑफ द राजपूतों का उदय। बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द प्राउड ट्रेडिशंस दे इनहेरिटेड फ्रॉम अर्लियर डायनेस्टीज सच एज द प्रतिहाराज हु हैड रेसिस्टेड द अरब इन्वेंशंस of Sindh a few centuries earlier, the Rajputs were often battling the invading forces from beyond the subcontinent. अभी बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन, उनका जो लोकेशन था उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत होने की वजह से, और प्राउड ट्रेडिशन दे इनहेरिटेड फ्रॉम अर्लियर डायनेस्टीज, और उनकी जो अर्लियर डायनेस्टीज थी, पुरानी जैसी शाही परंपरा जिसे हम बोल सकते हैं, इसकी वजह से। और कौन सी पुरानी ऐसी परंपरा? जैसे कि प्रतिहाराज जो थे, उन्होंने क्या किया, तो सिंध पर अरब जो आक्रमणकारी थे उनका डटकर उन्होंने सामना किया, मुकाबला किया। तो उसी तरह से राजपूत वर ऑफन बैटलिंग द इन्वेडिंग फोर्सेस फ्रॉम बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, और उसी को आगे बढ़ाने के कारण जो राजपूत थे अक्सर बाहर से आने वाले जो आक्रमणकारी है उनके खिलाफ वो लड़ते रहते थे। बाहर के जो इन्वेंशन करने वाले हैं आक्रमणकारी, उनसे वो लड़ते रहते थे राजपूत भी, अंडरस्टैंड। तो ये वो किसकी वजह से ये सब हो रहा था? उनकी जो अर्लियर डायनेस्टीज है, इससे उन्होंने आगे कंटिन्यू चालू रखा। दे हैड रिबिल्ड देयर किंगडम्स आफ्टर द खिलजीज कॉन्क्वेस्ट। टू मेजर क्लैन इमर्ज इन दिस प्रोसेस इन द मेवाड़ एंड द मारवाड़ रीजन, अंडरस्टैंड। जो खिलजी थे क्या दिया इन्होंने? दे हैड रिबिल्ड देयर किंगडम आफ्टर खिलजीज कॉन्क्वेस्ट। खिलजी जो है उनकी विजय के बाद उन्होंने अपने राज्य को फिर से खड़ा किया राजपूतों ने, और इसकी वजह से इस प्रक्रिया में क्या बने, तो दो बड़े राजपूत वंश बने, अंडरस्टैंड। कौन से वो दो मजबूत से राजपूत वंश थे? एक था मेवाड़ और दूसरा था मारवाड़, अंडरस्टैंड।
Inspiration stories of their heroic deeds are still told today, in particular through popular ballads. उनकी जो वीरता है, उनका जो पराक्रम है, इनकी कहानियाँ आज भी लोकगीतों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से गाई जाती है. इतने उसे बोल सकते हैं, इतने वीर वो थे. अंडरस्टैंड, वेलोर मीन्स वीरता. वी मेट राणा कुंभा अर्लियर. इसके पहले हमने जो शूर शासक थे राणा कुंभा, उनका उल्लेख हमने देखा है, उनके बारे में सुना, हमने डिस्कस किया. राणा सांगा अर्ली 16th century ununified several Rajput clans, won many battles against sultans, ultimately meeting defeat against Babur at the Battle of खानवा. ओके, अभी ये जो राणा सांगा है, उन्होंने कई ऐसे जो राजपूतों के कुल है उनको एकजुट किया. सुल्तान पर कई ऐसे युद्ध उन्होंने जीते और लास्ट में बाबर से खानवा की जो लड़ाई हुई उसमें वो हार गए थे. अंडरस्टैंड. एक फिगर नंबर 2.23 भी दिया है, उसका आगे रेफरेंस आएगा तब हम देखेंगे ही. ऑल्दो ही इनहेरिटेड अ वाउंडेड किंगडम फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर्स, मेवाड़'s रूलर महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुजरेनिटी एंड बिकेम द फेस ऑफ राजपूत रेसिस्टेंस. उनके जो पूर्वज थे, उनके पूर्वजों से एक कमज़ोर ऐसा राज्य मिलने के बावजूद भी जो महाराणा प्रताप थे, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुजेरेनिटी एंड बिकेम द फेस ऑफ राजपूत रेसिस्टेंस. ओके, उन्होंने क्या किया, तो मुगलों की जो अधीनता है मानने से इनकार कर दिया और राजपूत संघर्ष का वो प्रतीक बन गए थे महाराणा प्रताप. A confrontation took place at the Haldighat Pass in the Aravallis in 1576, and although the Mughal army had the upper hand, Maharana Pratap escaped and pursued for years guerrilla warfare against Mughals from the Aravalli hills, living in harsh condition but firm on his independence. Okay, 1576 में जो अरावली है वहाँ पे हल्दी घाट जो है, वहाँ पे हल्दी घाट का युद्ध हुआ. इस युद्ध में मुगल सेना हावी रही, इस युद्ध में, हल्दी घाट के युद्ध में. ओके, लेकिन जो महाराणा प्रताप थे वो वहाँ से बच निकले. अंडरस्टैंड, वो वहाँ से बच निकले. ऑल्दो द मुगल आर्मी हैड अपर हैंड, महाराणा प्रताप एस्केप एंड परस्यूड फॉर ईयर्स गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द मुगल फ्रॉम द अरावली हिल्स. और जो मुगल से उनके खिलाफ उन्होंने कई वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध वो वहाँ पे करते रहे. गुरिल्ला क्या है, ये तो एक तरह की युद्ध नीति है जहाँ पे क्या होते हैं, तो छोटी छोटी टोलियाँ जो है उनका उपयोग किया जाता है और अचानक हमला करके घात लगाकर आक्रमण करना, और बड़े जो सेना है उसको इस तरह से भी हराया जा सकता है. इस तरह का ये गुरिल्ला वॉरफेयर था, इसका उन्होंने यूज़ किया अगेंस्ट मुगल, किसके खिलाफ, तो मुगलों के खिलाफ. अंडरस्टैंड. लिविंग इन हार्श कंडीशन बट फर्म ऑन हिज इंडिपेंडेंस. हार्श कंडीशन मीन्स बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो रहे, फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता से कोई भी समझौता नहीं किया. रहना तो इंडिपेंडेंट है, इस पर वो फर्म थे. इट इज़ नोट वर्दी दैट, अभी ये जो फिगर नंबर 2.23 दिख रहे हैं आप, ये आर्टिस्ट का इम्प्रेशन है ऑफ बैटल ऑफ हल्दीघाटी, उदयपुर पैलेस, वहाँ का ये एक उसने बनाया है. देखो पिक्चर आप देख सकते हैं किस तरह से बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई. अपर था मुगल का, मगर महाराणा प्रताप बच गए या फिर वहाँ से निकले, मगर उन्होंने उनका गुरिल्ला वॉरफेयर चालू रखा मुगलों के खिलाफ. इट इज़ नोट वर्दी दैट महाराणा प्रताप रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द भील्स, who not only joined his troops as archer but also contributed their knowledge of the terrain, their service on other occasions to earn them a respected place in Mewar military tradition as the Mewar emblem shows. अभी आप एक बात याद देख सकते हैं कि ये जो संघर्ष चल रहा था इसमें भील समुदाय ने क्या किया, तो महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया, उनका पूरा साथ दिया उन्होंने. अंडरस्टैंड. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला भील कम्युनिटी से. हु नॉट ओनली जॉइन हिज ट्रूप एज आर्चर्स बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर नॉलेज ऑफ द टेरेन. अभी ये जो भील थे वो योद्धा जो है वो तीरंदाज बनकर सेना में भी शामिल हुए, और साथ ही साथ जो टेरेन की जो इन्फॉर्मेशन है, टेरेन नॉलेज जिसे बोल सकते हैं भौगोलिक जानकारी, ये भी इस तरह से भी वो उनको मदद कर रहे थे, किसे, महाराणा प्रताप को ये सब जानकारी देकर. ओके. देयर सर्विस ऑन अदर ओकेजन टू.
और बाकी दूसरी जगहों पे भी उनकी सर्विस महाराणा प्रताप जी को मिली। अर्न देम अ रिस्पेक्टेड प्लेस इन मेवाड़ मिलिट्री ट्रेडिशन, और इस सब चीज़ों की वजह से उन्हें भीलों को एक सम्मानजनक ऐसा स्थान मिला मेवाड़ की सेना में। अंडरस्टैंड, आप देख सकते हैं एज मेवाड़ एम्ब्लेम शोज, जो एम्ब्लेम बनाया गया है, प्रतीक चिन्ह है एम्ब्लम, उसमें देख सकते हैं आप कि जो भील है उनका भी फोटो वहाँ पर है। देखिए द मेवाड़ एम्ब्लम मेवाड़ एम्ब्लम विथ अ भील वॉरियर ऑन लेफ्ट साइड में जो आर्चर पकड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड, तो वो कौन है, तो भील वॉरियर है वो। अंडरस्टैंड, इस तरह से आप उनको सम्मान दिया हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ पे, तो महाराणा प्रताप जी इन्होंने। While some Rajput states eventually allied with the Mughals through diplomacy and marriage alliances, some especially Mewar did not accept Mughal dominance. कुछ ऐसे जो राजपूत राज्य थे उन्होंने मुगलों से संधि की, मीन्स अलायंस किया, एलिट किया, अलायंस किया उन्होंने, साथ ही साथ मेलजोल बढ़ाया, डिप्लोमेसी की उन्होंने। किस तरह से, तो मैरिज अलायंसेस मीन्स विवाह संबंध करके मेलजोल कर लिया। मगर सम स्पेशली मेवाड़, कुछ ऐसे थे उसमें से भी मेवाड़ जैसे डिड नॉट एक्सेप्ट मुगल डोमिनेंस, उन्होंने क्या नहीं किया, तो मुगलों का जो मुगलों के आगे वो नहीं झुके। ओके, उन्होंने मुगलों का डोमिनेंस एक्सेप्ट नहीं किया। ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेगन सेवरल राजपूत नोबल्स रिबेल्ड इंक्लूडिंग दुर्गादास राठौड़ ऑफ मारवाड़ हु फॉट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जोधपुर। मुगल अथॉरिटी दस रिमेन लिमिटेड इन राजस्थान। औरंगजेब के समय में भी आप देख सकते हैं कि कई ऐसे जो राजपूत सरदार थे उन्होंने बगावत की, जिसमें आप देख सकते हैं स्पेशली दुर्गादास राठौड़ ऑफ मारवाड़ के जो दुर्गादास राठौड़ है वो प्रमुख थे। हु फॉट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जोधपुर, वे जोधपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वो लड़े। मुगल अथॉरिटी दस रिमेन लिमिटेड इन राजस्थान, और इसी कारण राजस्थान में मुगल सत्ता जो है वो कभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाई। अंडरस्टैंड, लिमिटेड वो रही राजस्थान के लिए। आगे हम देखेंगे द अहोम्स इन द 13th सेंचुरी में द अहोम इथनिक ग्रुप माइग्रेटेड फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार टू द ब्रह्मपुत्र वैली एंड फॉर्म्ड द अहोम किंगडम देयर। 13th सेंचुरी में क्या हुआ, तो अहोम नाम का जो समुदाय है वो कहाँ से आया, प्रेजेंट डे म्यांमार, आज के म्यांमार से वो ब्रह्मपुत्र वैली मीन्स ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर आया, और दे फॉर्म द अहोम किंगडम देयर, और वहाँ पर उन्होंने अहोम साम्राज्य की स्थापना की। ड्यूरिंग बोथ द सल्तनत एंड द मुगल पीरियड्स द अहोम रूलर्स ऑफर्ड स्टिफ रेसिस्टेंस टू अटेम्प्ट्स एंड एक्सपांशन इनटू द नॉर्थ ईस्ट। दिल्ली सल्तनत हो या फिर मुगल काल, दोनों भी समय में क्या किया, तो ये जो अहोम रूलर्स थे, अंडरस्टैंड, उन शासकों ने दोनों समय में जो ये दिल्ली सल्तनत या फिर मुगलों का दौर हो, उन्होंने कड़ा ऐसा विरोध किया उन दोनों को भी क्या करने के लिए, तो पूर्वोत्तर जो भारत है नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुद को एक्सपांड करने के लिए, वहाँ पर अधिकार करने की जो कोशिश वो कर रहे थे उसका उन्होंने कड़ा विरोध ऐसा उन्होंने किया। अंडरस्टैंड, मुगलों का भी किया और दिल्ली सल्तनत का भी किया। देयर यूनिक पाइक सिस्टम कॉल्ड एन एवरी एबल बॉडीड मैन टू प्रोवाइड सर्विस टू द स्टेट थ्रू लेबर और मिलिट्री ड्यूटी इन एक्सचेंज फॉर लैंड राइट। अहोम राज्य की एक खास बात थी, उनका था पाइक सिस्टम, जो पाइक उनका जो ट्रेडिशन था, प्रथा थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया जाता था, कोई भी एबल बॉडी मीन्स सक्षम ऐसा जो पुरुष है उसको ज़मीन के अधिकार के बदले क्या करना पड़ता था, राज्य के लिए श्रम, अंडरस्टैंड, प्रोवाइड करनी पड़ती है सर्विस टू द स्टेट थ्रू लेबर, एक तो श्रम करके या फिर मिलिट्री ड्यूटी मीन्स सैन्य सेवा देनी पड़ती थी, तब जाकर उसे ज़मीन के पर अधिकार मिलता था। ये उनकी पाइक सिस्टम बहुत ही यूनिक थी अहोम राज्य की। This allowed the rulers to create public infrastructure and maintain a large standing force without a permanent army। और इसी वजह से जो अहम शासक थे बिना एक परमानेंट आर्मी रखे, स्थायी सेना रखे भी बड़ी ताकत जुटा लेते थे। अंडरस्टैंड, और जो सार्वजनिक काम है वो भी वो कर रहे थे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो बना रहे थे
और ये सब हो रहा था बिना परमानेंट आर्मी के। अंडरस्टैंड। ओवर टाइम द अहोम्स assimilated the local culture, promoted agriculture, encouraged diverse faiths and contributed to the rich traditions of Assam। समय के साथ अहोम जो लोग हैं उन्होंने स्थानिक संस्कृति में घुल मिल गए, वो स्थानिक जो संस्कृति वहाँ की उसमें वो घुल गए अहोम जो लोग हैं, अहोम पीपल। प्रोमोटेड एग्रीकल्चर, उन्होंने खेती को बढ़ावा दिया। इनकरेज डाइवर्स फेथ, अलग अलग धर्मों को सम्मान दिया। साथ ही साथ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिच ट्रेडिशन ऑफ आसाम, और असम की जो समृद्ध ऐसी परंपरा है उस पर भी उन्होंने बड़ा योगदान किया। डिस्कस इन क्लास, आपको क्लास में डिस्कस करना है। पाइक सिस्टम अफेक्टेड द डेली लाइव्स ऑफ पीपल इन अहोम किंगडम, क्या अफेक्ट होता है जो लोगों की डेली लाइफ है अहोम किंगडम में, उसके बारे में। बोथ इन टर्म ऑफ चैलेंजेस एंड बेनिफिट, दोनों भी चीज़ें देखनी है। चैलेंज में उसकी प्रॉब्लम भी देखने और उसके फ़ायदे क्या है ये भी आपको डिस्कस करने हैं। एंड हेल्प द किंग मैनेज बोथ द आर्मी एंड इकोनॉमी, और आपको मैनेज किस तरह से मदद करनी है किंग को मैनेज करने के लिए आर्मी और इकोनॉमी। इन द 17th century when औरंगजेब sent Mughal forces briefly capturing the Ahom capital Gadgaon, the Ahoms used their knowledge of terrain, dense forest, hills and rivers and persistent guerrilla tactics to repulse the attack, although the latter had more men and a large fleet of river boats। अभी औरंगजेब ने क्या किया था 17th century में, उसने उसकी सेना भेजी थी और एक थोड़े समय के लिए उन्होंने क्या किया, तो अहोम की जो राजधानी है गढ़गांव, कैपिटल अहोम, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। मगर वहाँ के जो अहोम थे उनको जो नॉलेज था टेरेन का, लेकिन जो अहोम लोग थे उनको उनकी इलाके की अच्छी जानकारी थी। डेंस फॉरेस्ट, घने से जंगल, पहाड़, नदियाँ, इनके बारे में उन्हें अच्छा मालूम था, तो इसका उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया। अंडरस्टैंड। किससे इस्तेमाल किया, और लगातार इसका यूज़ करके वो लगातार क्या करते रहे, तो गुरिल्ला युद्ध करते रहे मुग़लों के साथ में, और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, तो मुग़लों को पीछे हटा दिया। अगर देखा जाए वैसे तो जो उनकी जो सेना थी मुग़ल की वो ज़्यादा थी, मोर मैन वर देयर, और लार्ज फ्लीट ऑफ रिवर बोट्स, और बहुत सारी बोट भी उनके पास थी, नावों भी उनके पास ज़्यादा थी, किसके पास, मुग़लों के पास। फिर भी उन्होंने उन्हें पीछे हटवा दिया। नोटेबली इन द बैटल ऑफ सरायघाट, सरायघाट का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये नोटेबल है यहाँ पर, से 1671 में ये हुआ था। फॉट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर नियर प्रेजेंट डे गुवाहाटी, द अहोम मिलिट्री कमांडर लचित बोरफुकन एंड हिज 10,000 men defeated the Mughal force of 30,000 soldiers। अभी ये जो बैटल ऑफ सरायघाट है ये कहाँ लड़ा गया था, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है प्रेजेंट डे गुवाहाटी, वहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी पर जो आज का गुवाहाटी के पास ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो सेनापति है कौन, मिलिट्री कमांडर लचित बोरफुकन, इसने क्या किया, तो सिर्फ 10,000 सैनिकों के साथ उसने क्या किया, तो जो मुग़ल 30,000 सैनिक थे उनको हरा दिया। अल्टीमेटली द अहोम वर एबल टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस, और अंत में जो अहोम है उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रहने में वो सफल रहे। किसको हराने के बाद, मुग़लों को हराने के बाद में। सरायघाट का जो वॉर है वो अच्छे से याद रखिए। डोंट मिस आउट में क्या दिया है देखिए, राम सिंह द जनरल ऑफ मुग़ल आर्मी प्रेज द अहोम वॉरियर्स इन दिस टर्म्स, जो मुग़ल सेना के जो सेनापति थे राम सिंह, इन्होंने जो अहोम योद्धा थे उनकी क्या की, तो तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, किसके बारे में, अहोम वॉरियर्स के बारे में, अहोम योद्धा के बारे में उन्होंने क्या कहा, देखो। एवरी असमीज सोल्जर इज एक्सपर्ट इन रोइंग बोट, हर जो असमी मीन्स असम का जो सैनिक है वो नाव चलाने में, इन शूटिंग एरोज, तीर चलाने में, इन डिगिंग ट्रेंचेस, खाइया मीन्स गड्ढे खोदने में, एंड इन वेल्डिंग गन्स एंड कैनन्स, और बंदूक और तोप चलाने में माहिर है। आई हैव नॉट सीन सच स्पेसिमेंस ऑफ वर्सेटिलिटी इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, इस तरह की जो बहुमुखी ऐसे योद्धा मैंने दूसरे कहीं पे भी नहीं, पूरे भारत में किसी भी हिस्से में मैंने वो नहीं देखे। इस तरह से उन्होंने राम सिंह, इन्होंने उनकी प्रशंसा की थी। लेट्स एक्सप्लोर
जानिए, आइए जानेंगे। हाउ डिड द अहोम यूज द रिवर्स, हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ आसाम टू देयर एडवांटेज? कैन यू थिंक of ways in which the geography helped them build defense and fight wars? ओके, तो जो अहोम्स थे उन्होंने आसाम की जो नदियाँ है, पहाड़ है या फिर जंगल है, उनका अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया? कैन यू थिंक ऑफ वे इन विच द जियोग्राफी हेल्प देम बिल्ड डिफेंस एंड फाइट वॉर्स? क्या आप सोच सकते हैं कि जो जियोग्राफी है, भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति ने उन्हें किस तरह से युद्ध लड़ने के लिए मदद की? अंडरस्टैंड, आप इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या? तो आगे दिया है, देखो एक फिगर 2.24, अ प्लेक कमेमोरेटिंग द बैटल ऑफ सरायघाट विथ एन अहोम बोट इन द फोरग्राउंड, सरायघाट वॉर मेमोरेबल पार्क। अंडरस्टैंड, सरायघाट युद्ध स्मारक पार्क है ये। तो आप देख सकते हैं कि सरायघाट के युद्ध की याद में बनाया गया था ये शिलालेख, जिसमें सामने अहोम नाव दिखाई दे रही है। सो दैट इज अ वॉर इज वॉर। फिगर नंबर 2.25, स्टैच्यूज डिपिक्टिंग अहोम वॉरियर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सरायघाट। सरायघाट के युद्ध समय में लड़ते हुए जो अहोम योद्धा है, उनकी मूर्तियाँ वहाँ पे दिखाई दी है। अंडरस्टैंड, आगे देखेंगे, द राइज ऑफ द सिखों का उदय। इन द 15th century पंजाब, गुरु नानक स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी, कंपैशन एंड द वननेस ऑफ गॉड, एक ओंकार। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज सिख। ओके, 15th century में पंजाब में जो गुरु नानक स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी, गुरु नानक जी जो है उन्होंने इक्वालिटी मीन्स बराबरी, कंपैशन मीन्स दया, और वननेस ऑफ गॉड, एक ईश्वर जिसे बोला गया एक ओंकार, ये जो है ये सब उन्होंने संदेश वहाँ पे फैलाया पंजाब में। और उनके जो अनुयायी है, फॉलोअर, उन्हें सिख कहा जाने लगा या फिर वो कहलाने लगे। Although Sikhism began purely as a spiritual movement, the later Sikh gurus had to respond to the growing intolerance and persecution under some Mughal rulers. शुरुआत के दौर में जो सिख धर्म था केवल एक आध्यात्मिक आंदोलन था। अंडरस्टैंड, स्पिरिचुअल मूवमेंट थी ये। द लेटर सिख गुरुज हैड टू रिस्पॉन्ड द ग्रोइंग इंटॉलरेंस एंड परसिक्यूशन अंडर सम मुगल रूलर्स। लेकिन बाद में जो गुरु है, सिख धर्म के गुरुओं को कुछ मुगल शासकों की जो इंटॉलरेंस मीन्स असहिष्णुता, और जिसे क्या बोल सकते हैं हम, परसिक्यूशन मीन्स अत्याचारों का सामना करना पड़ा। स्पिरिचुअल मूवमेंट, मगर गुरुओं को ये सब फेस करना पड़ा, मुगलों की जो असहिष्णुता, इंटॉलरेंस या फिर परसिक्यूशन है इसका। When Emperor Jahangir found out that Guru Arjan had supported his rebellious son, he had Guru Arjan tortured to death. ओके, सम्राट जहांगीर को जब पता चला कि गुरु अर्जन जो है उन्होंने उनका जो बागी बेटा रेबेलियस सन उसका साथ दिया है, तो उसके बदले में गुरु अर्जन को बहुत कष्ट देकर क्या किया, तो मार दिया। किसने? जहांगीर ने, एम्परर जहांगीर ने। दिस प्रॉम्प्टेड गुरु अर्जन सन एंड सक्सेसर्स गुरु हरगोबिंद टू इंट्रोड्यूस मार्शल ट्रेनिंग एंड फॉर्म अ सिख आर्मी विच फॉट सेवरल बैटल अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस। इस घटना के बाद में गुरु अर्जन के जो पुत्र थे और उत्तराधिकारी गुरु हरगोबिंद सिंह ने क्या किया, तो सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू किया उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे ने, और बहुत सारी जो लड़ाइयाँ है वो उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ी। डोंट मिस आउट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि पंजाब रेफर टू द वास्ट रीजन नाउ स्प्लिट अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान। पंजाब का जिक्र हुआ, इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा क्षेत्र था जो अब भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है। द सिख सैक्रेड टेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म ग्रंथ है, पवित्र ऐसा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन। उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले ये जो गुरु ग्रंथ साहिब, इसको सबसे पहले गुरु अर्जन ने संकलित किया था।
गुरु तेग बहादुर हाइम्स वर एडेड लेटर। इसके बाद गुरु तेग बहादुर के कुछ भजन भी इसमें जोड़े गए। इट स्ट्रेसेस दैट देयर इज वन गॉड फॉर ऑल हु एस्टैब्लिश द अर्थ एज अ होम फॉर धर्मा एंड enjoins seek to practice truthfulness, compassion, humility and self control among other values। और इसमें बताया गया है कि जो ईश्वर है सभी का ईश्वर एक ही है। ओके, देयर इज़ वन गॉड फॉर ऑल, सबका ईश्वर एक ही है। और हु एस्टैब्लिश द अर्थ एज अ होम फॉर धर्मा, जिसने धरती को धर्म के लिए बनाया है। अंडरस्टैंड। आगे क्या दिया देखो, एंड enjoins seeks टू प्रैक्टिस ट्रूथफुलनेस, और जो सीख है उन्होंने सत्य, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन दया, ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, और सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण जैसे गुणों का पालन करने की वो शिक्षा देता है। ओके, टीचिंग जिसे बोल सकते हैं, वैल्यू सिखाता है। ये सब चीज़ों की कौन सा तो गुरु ग्रंथ साहिब है ये ग्रंथ। एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है देखिए आपके सामने, एक महत्वपूर्ण ऐसी पंक्ति है, आप देख सकते हैं कि ट्रूथ इज़ हाई बट हायर स्टिल इज़ ट्रूथफुल लिविंग। सत्य बड़ा है मगर सच्चा जीवन जीना उससे भी बड़ा है। इस तरह की शिक्षा हमें गुरु ग्रंथ साहिब इस सिख धर्म की जो सेक्रेड बुक है इससे हमें मिलती है, धर्म ग्रंथ से मिलती है। इन 1675 में अ ग्रुप ऑफ कश्मीरी पंडित्स अप्रोच गुरु तेग बहादुर सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस परसिक्यूशन। 1675 को जो कुछ कश्मीरी पंडित थे वो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए, अंडरस्टैंड, रिलीजियस परसिक्यूशन से बचने के लिए वो गुरु तेग बहादुर के पास मदद मांगने के लिए आए। गुरु डिसाइडेड टू स्टैंड विद देम एंड कोर्ट मार्टेडम अरेस्टेड औरंगजेब ऑर्डर हिम टू कन्वर्ट टू इस्लाम। तो गुरु के उनके साथ खड़े होने का उन्होंने निश्चय किया था और बाद में उन्होंने बलिदान भी किया इसके लिए। तो देखो क्या हुआ, द गुरु डिसाइडेड टू स्टैंड विद देम एंड कोर्ट मार्टेडम मीन्स बलिदान करना भी उन्होंने स्वीकार किया उनके साथ खड़ा रहकर। अरेस्टेड, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया औरंगजेब द्वारा, और ऑर्डर दिया औरंगजेब ने उन्हें कि कन्वर्ट टू इस्लाम, धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने का आदेश उन्होंने दिया गुरु तेग बहादुर जी को। Despite torture and despite witnessing two of his disciples being tortured to death, the Guru refused on Aurangzeb's order. He was publicly beheaded in Chandni Chowk, Delhi. Okay, उनको भयंकर ऐसी यातनाएं दी गई, उनके 2 शिष्यों की हत्या कर दी गई भयंकर ऐसी यातना देकर। फिर भी जो गुरु तेग बहादुर जी थे उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। और फाइनली अंत में क्या कर दिया गया, तो औरंगजेब की ऑर्डर से ही वॉज पब्लिकली बिहेडेड इन चांदनी चौक दिल्ली। तो अंत में औरंगजेब के आदेश पर उन्हें दिल्ली की जो चांदनी चौक है वहाँ पर सार्वजनिक रूप से उनको शहीद कर दिया गया, उनको बीहेड कर दिया गया, मीन्स सर तन से जुदा कर दिया गया। इन रिस्पॉन्स हिज सन गुरु गोविंद सिंह द 10th एंड द लास्ट गुरु established खालसा, अ मार्शल ब्रदरहुड कमिटेड टू जस्टिस, इक्वलिटी एंड डिफेंस ऑफ फेथ which frequently clashed with the Mughal forces at great cost of life। इसके बाद उनके जो गुरु गोविंद सिंह, उनके जो पुत्र, ये जो है गुरु तेग बहादुर के जो पुत्र है, ओके, गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु और ये लास्ट गुरु है। ओके, उन्होंने खालसा की स्थापना की। ओके, अ मार्शल ब्रदरहुड कमेटी ऑफ जस्टिस, खालसा की स्थापना की। एक योद्धा, एक ऐसा योद्धा समुदाय था जो क्या करेगा, तो न्याय, जस्टिस, इक्वलिटी में समानता और धर्म रक्षा के लिए वो समर्पित रहेगा। डिफेंस ऑफ द फेथ, इसके लिए वो समर्पित था खालसा। विच फ्रिक्वेंटली क्लैश विद द मुगल फोर्सेस एज ग्रेट कॉस्ट ऑफ लाइफ। खालसा जो थे वो, खालसाओं ने क्या किया, तो मुगलों से कई ऐसे संघर्ष किए जिसमें भारी बलिदान भी उन्हें देना पड़ा। ये आप देख सकते मिनिएचर है गुरु गोविंद सिंह का, लघु चित्रकला जिसे बोल सकते हैं हम। कैन यू सी? यस। आगे दिया है देखो, डू यू नो, डोंट मिस आउट में क्या दिया है देखो, भूलना नहीं इसे। Do you know what Guru Gurudwara Sis Gunj Sahib in Chandni Chowk
द फेमस शॉपिंग एरिया इन दिल्ली सिग्निफाइज, जो क्या आप जानते हैं कि जो दिल्ली के जो मशहूर बाज़ार है चांदनी चौक, वहाँ पे स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब क्या दर्शाता है? ओके। इन सिखिज़्म गुरुद्वारा इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। सिखिज़्म में क्या तो ये जो गुरुद्वारा है ये जो है ये सिख धर्म में ये उपासना के स्थल होते हैं। क्या गुरुद्वारा से कहा जाता है। दिस वन मार्क्स द साइट वेयर गुरु तेग बहादुर द 9th सिख गुरु वॉज beheaded बाय औरंगजेब इन 1675। अभी ये जो शीशगंज साहिब है उसी जगह बनाया गया है जहाँ पर 1675 में जो 9वें सिख गुरु थे, कौन? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के आदेश पर उनको बीहेड कर दिया गया था, उनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया था। किसके कहने पर? औरंगजेब के कहने पर। दिस हिस्टोरिक गुरुद्वारा इज यूनिकली ऑनर्ड बाय सिख रेजिमेंट which had saluted it before the president of Republic Day parade each year since 1979। ये एक ऐसा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। ये क्यों खास है? क्योंकि जो सिख रेजिमेंट है 1979 से हर साल गणतंत्र रिपब्लिक डे जो होता है उस परेड में राष्ट्रपति के सामने इसे सलाम करती है। अंडरस्टैंड? which has saluted it before the president, राष्ट्रपति के सामने इसे सलाम करती है इस गुरुद्वारा को। It stands as a powerful symbol of faith and sacrifice in Indian history। ये स्थान भारत के इतिहास में आस्था और बलिदान का, सैक्रिफाइस का एक महान ऐसा ये प्रतीक है। Think about it। Why do you think Guru Tegh Bahadur endured torture rather than convert? Why did he think his sacrifice would make a difference? आपको क्यों लगता है कि जो गुरु तेग बहादुर है उन्होंने धर्म बदलने की बजाय यातना सहना पसंद किया? इंड्योर्ड सहना, इंड्योर्ड मीन्स सहना, टॉर्चर मीन्स यातना उन्होंने पसंद किया इसे इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग हिमसेल्फ, खुद को कन्वर्ट या फिर धर्म बदलने की जगह उन्होंने यातना सहना पसंद किया। ऐसा आपको क्यों लगता है? और Why did he think his sacrifice would make a difference? और उन्होंने क्यों माना कि उनका जो बलिदान है वो कुछ फ़र्क ला सकता है, कुछ बदलाव ला सकता है? What values did the Sikh Gurus and the Khalsa embody? जो सिख गुरु है और खालसा है इनमें ने कौन से मूल्य बनाए? सिख गुरुओं ने और खालसा ने कौन से ऐसे मूल्य वैल्यूज़ बनाए? हाउ आर दे रिलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड? आज की दुनिया में ये मूल्य किस तरह प्रासंगिक है? रिलेवेंट मीन्स रिलेटेड है, कैसे दिखाई देंगे आपको? एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जैसे वो डिक्लाइन कम होने लगा, उसका पतन होने लगा, स्पेशली अंडर द आउटस्लॉट्स ऑफ मराठास, खासकर मराठाओं के आक्रमणों के बीच जैसे ही मुगल एम्पायर क्या होने लगा? डिक्लाइन, उसका पतन हो रहा था। और इसके बारे में अगले चैप्टर में भी हम देखने वाले हैं, द राइज ऑफ द मराठास। इसमें सेवरल सिख कॉन्फेडरेंसीज इमर्ज इन द पंजाब रीजन, पंजाब क्षेत्र में कई ऐसी सिख संगठनाएं, कॉन्फेडरेंसीज उभरी, सामने आई पंजाब रीजन में स्पेसिफिकली। दे वर अल्टीमेटली यूनिफाइड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह एट द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी। इन सब संगठनाओं को 19th सेंचुरी की शुरुआत में महाराजा रंजीत सिंह ने एकजुट किया, अंडरस्टैंड, साथ में लाया, इन सबको यूनिफाई किया। रंजीत सिंह मिलिट्री acumen, diplomatic skill and religious tolerance allowed him to establish a strong centralized Sikh empire which spanned much of the northwest including part of Kashmir। अभी ये जो राजा रंजीत सिंह थे इनके पास अपनी सैन्य क्षमता थी और उसके साथ साथ क्या देख सकते हैं आप, डिप्लोमेटिक स्किल जिसे बोला जाएगा कूटनीतिक ऐसा कौशल्य था। रिलीजियस टॉलरेंस मीन्स धार्मिक सहिष्णुता थी, ये कुछ मजबूत ऐसे चीज़ें उनके पास थी। इसकी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से अलाउड हिम टू इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग, एक क्या बोल सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ओके, और सेंट्रलाइज मीन्स केंद्रीकृत, ऐसा उन्होंने क्या किया, तो सिख साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की, अंडरस्टैंड। और ये कहाँ तक फैला हुआ था, उत्तर पश्चिम भारत तक
से लेकर कुछ पार्ट कश्मीर का भी इसमें शामिल था। टिल द मिड 19th सेंचुरी दिस एम्पायर रेसिस्टेड बोथ मुगल रेमनेंट्स एंड लेटर ब्रिटिश एक्सपांशन। 19th सेंचुरी के मध्य तक ये जो साम्राज्य है वो मुगलों से भी अच्छे से सामना कर रहा था और साथ ही साथ अंग्रेज़ों का जो विस्तार था इसका भी वो विरोध कर रहा था। अंडरस्टैंड। ये कुछ आप देख सकते हैं 2.27 क्या है इसमें दिया हुआ। दिस ग्राफिक सम्स ऑफ द चीफ डायनेस्टीज इवॉल्व्ड इन दिस चैप्टर विथ अ रफ इंडिकेशन ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन। आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में ये जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पे कुछ मुख्य प्रमुख ऐसे वंशों को दर्शाया गया है, चीफ डायनेस्टीज दिखाई गई है और उनके भौगोलिक क्षेत्रों को मोटा ऐसे दिखाया गया है। देखो दिल्ली सल्तनत, मुगल, अहोम्स, ईस्टर्न गंगा किंगडम, ओके, गजपति किंगडम, होयसलास, विजयनगर एम्पायर, बहामनी सल्तनत, राजपूत, सिख, इनके बारे में सब चीज़ें यहाँ तक हमने डिस्कस की है इस चैप्टर में। आगे वाला जो पॉइंट है एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया, ये हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये जो वीडियो है यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई कंप्लेन है और कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।